नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि CCE SI QE के तहत मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको बेसलाइन लेना है या पोर्टफोलियो बनाना है, किस प्रकार बनाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चेकलिस्ट किस प्रकार बनना है। यानी कि जो हिंदी विषय हैं या अंग्रेजी हैं, गणित है, पर्यावरण है, कक्षा 1 से 5 की आपको चेकलिस्ट फिल करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी CCE SIQ के तहत चेकलिस्ट की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपको CCE SIQ के तहत जो चेकलिस्ट मिली है वो इस प्रकार होगी। यहाँ पर देखेंगे तो चेकलिस्ट कक्षा 1 से 5 विषय हिंदी हो सकता है, गणित हो सकता है, अंग्रेजी या पर्यावरण हो सकता है। बात करें सत्र की तो जो सत्र 25-26 है वो भी चल रहा है और जो आगे के सत्र होंगे उनमें भी यहाँ पर अलग अलग सत्र आपके होंगे। इसमें आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार अधिगम प्रतिफल आधारित शिक्षण का आकलन प्रक्रिया संरचना मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे तो किसी कक्षा के अधिगम प्रतिफल आधारित एक सत्र की योजना एवं आकलन की संरचना की बात करें तो इसमें आपको 3 टर्म होंगे, यानी कि SA1 आकलन, SA1, SA2 और SA3। कक्षा 5 में बात करें तो टर्म 3 के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, यानी कि कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए टर्म 3 में बोर्ड परीक्षा होगी। बाकी 1 से जो 4 हैं उनमें आपको तीनों ऐसे लेना है। कक्षा 5 में आपको SA1 SA2 तो लेना है, लेकिन SA3 के स्थान पर बोर्ड एग्जाम होगा। तो इस प्रकार पूरी यहाँ पर जो अधिगम प्रतिफल आधारित शिक्षण जो आकलन प्रक्रिया और संरचना है वो यहाँ पर दी गई है। इसको आप अच्छे से चेक कर लें, रीड कर लें। इसके बाद आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक और जानकारी थी कि बच्चों का आधार रेखा आकलन आपको फर्स्ट में लेना होता है, यानी कि जो बेस लाइन होती है वो आपको लेनी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको शुरू में ही अनुक्रमणिका मिलेगी, जिसमें विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु आपको दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु होगी, सब्जेक्ट वार, कक्षा वार, टर्म वार पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो आकलन सूचक अंकन पुस्तिका चेकलिस्ट है की प्रविष्टियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी कि आपको चेकलिस्ट किस प्रकार भरनी है इसके पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए पूरी जानकारी मैं आपको पूरे वीडियो में दूंगा। तो देखिए यहाँ पर यह पुस्तिका शिक्षक द्वारा वर्ष पर्यंत विद्यार्थियों के साथ किए गए कार्यों की प्रगति का आईना है। सतत एवं व्यापक आकलन हेतु पुस्तिका प्रस्तुत पुस्तिका में विद्यार्थियों के अधिगम क्षेत्रों के सापेक्ष रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन को दर्ज किया जाना है, यानी कि जो भी रचनात्मक योगात्मक आकलन आप लेंगे उसको इसमें दर्ज करेंगे। पुस्तिका में निम्नानुसार 3 प्रारूप दिए गए हैं, यानी कि ये जो चेक लिस्ट है इसमें आपको 3 प्रारूप मिलेंगे। देखिए पहला प्रारूप है विद्यार्थियों का ट्रम वार विवरण समूह 1 समूह 2 में जो विभाजन करना। दूसरा प्रारूप यहाँ पर दिया गया है ट्रम वार सतत रचनात्मक आकलन का विवरण, और प्रारूप 3 में ट्रम वार योगात्मक आकलन का विवरण। यानी कि तीनों प्रारूप आपको फिल करने होंगे, किस प्रकार करेंगे वो भी जानेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रारूप 1, जो विद्यार्थियों का ट्रम वार विवरण आपको इसमें दर्ज करना है। तो देखिए इसमें आपको प्रत्येक टर्म के प्रारंभ में कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों के अनुक्रमांक इस प्रारूप में समूहवार समूह 1 समूह 2 के लिखे जाने हैं। ध्यान रहे कि विद्यार्थियों को अनुक्रमांक यानी कि जो रोल नंबर है एक बार ही आवंटित किए जाने हैं, जो पूरे सत्र के लिए होंगे। यानी कि एक बार आपने यहाँ पर समूह 1 समूह 2 के बच्चों को रोल नंबर दे दिए हैं तो साल भर ही वही रोल नंबर आपको रखने हैं। इसके बाद देखिए टर्म 1 के प्रारंभ में ध्यान दें, जब टर्म 1 के प्रारंभ में आधार रेखा प्रतिस्थापन के आधार पर समूह में अनुक्रमांक लिखे जाने हैं। यानी कि जैसे आप आधार रेखा बेस लाइन पेपर ले लेते हैं, प्रतिस्थापन उनका कर देते हैं, उसके बाद आपको जो उनके अनुक्रमांक टर्म 1 में लिखने हैं। टर्म 2 के प्रारंभ में ध्यान दें, प्रथम टर्म के आकलन से प्राप्त ग्रेड और कक्षा स्तर के आधार पर समूह के विद्यार्थियों के अनुक्रमांक लिखे जाने हैं। टर्म 3 के प्रारंभ में द्वितीय टर्म के आकलन से प्राप्त ग्रेड और कक्षा स्तर के आधार पर समूह के विद्यार्थियों के अनुक्रमांक लिखे जाने हैं। सत्रांत की स्थिति में टर्म 3 के आकलन से प्राप्त ग्रेड और कक्षा स्तर के आधार पर समूह के विद्यार्थियों के अनुक्रमांक लिखे जाने हैं। इस प्रकार शिक्षक का सतत प्रयास रहे कि समूह 2 के विद्यार्थियों के साथ उनकी आवश्यकता अनुसार कार्य करते हुए उन्हें समूह 1 के स्तर पर लाया जाए। यानी कि ऐसे जो बच्चे हैं जो समूह 2 में हैं उन सारे बच्चों को आप ऐसा प्रयास करें उनकी आवश्यकता अनुसार कि उनको समूह 1 में ला सकें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रारूप 1 बता देता हूँ, उसके बाद प्रारूप 2 की बात करेंगे, प्रारूप 3 की भी बात करेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर आगे जब आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर प्रारूप 1 मिलेगा। इसमें आपको कक्षा स्तर के अनुरूप समूह 1 और कक्षा स्तर से न्यून समूह 2 के विद्यार्थियों के अनुक्रमांक रोल नंबर का क्रमवार विवरण दर्ज करना है। यानी कि ऐसे बच्चे जो कक्षा स्तर के हैं वो तो समूह 1 में रहेंगे, और ऐसे बच्चे जिनका कक्षा स्तर से न्यून है जो उनको समूह 2 में आपको रखना है। तो देखिए इसमें किस प्रकार रोल नंबर आपको देने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कक्षावार विवरण मिल जाएगा, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। यहाँ पर नीचे विद्यार्थियों के अनुक्रमांक का आपको बता रखे हैं, और इनके देखिए जो समूह 1 और समूह 2 में दो भागों में इनको विभक्त कर रखा है। पहली क्लास को समूह में जो है नहीं बांटा गया है, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चों का कोई समूह नहीं बनेगा, एक ही समूह उनका रहेगा। अब देखिए यहाँ पर नामांकित कक्षा और कक्षा स्तर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला तो आप आधार रेखा मूल्यांकन के आधार पर टर्म 1 के प्रारंभ में बच्चे की क्या स्थिति, यानी कि जब आपने आधार रेखा बेसलाइन ले लिया, मूल्यांकन किया, उसमें आप देखेंगे तो जो बच्चों की स्थिति रही उसके आधार पर आप जब टर्म 1 के प्रारंभ में ही आपको उनको जो है भागों में विभक्त कर लेना है। तो देखिए कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनके रोल नंबर आपको इस प्रकार आवंटित कर देने। जैसे मान लीजिए मेरी कक्षा 1 में 10 बच्चे हैं, तो देखिए मैंने कक्षा 1 के सभी 10 बच्चों के रोल नंबर यहाँ पर दे दिए हैं, जो साल भर यही रोल नंबर उनके रहेंगे। कक्षा 2 की बात करें तो देखिए कुछ बच्चे तो समूह 1 में हैं और कुछ बच्चे समूह 2 में हैं। ये कैसे पता लगा, जब हमने आधार रेखा मूल्यांकन किया तब पता लगा कि कुछ बच्चे जो अच्छे हैं वो समूह 1 के लायक हैं, और कुछ बच्चे जो हैं कक्षा स्तर से न्यून है तो समूह 2 के लायक है। तो उनके रोल नंबर मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिख दिए हैं। इसी प्रकार कक्षा 3, 4, 5 में भी मैंने लिख दिए हैं। अब जब यहाँ पर टर्म 1 खत्म हो जाता है, यानी कि टर्म 1 के आपने एग्जाम करवाए, ऐसे 1 के एग्जाम करवाए, एग्जाम करवाने के बाद देखिए ऐसे 1 के आधार पर टर्म 2 के प्रारंभ में, यानी कि ऐसे 1 आपने एग्जाम करवाया, उनके ये जो है आपने ग्रेडिंग वगैरह कर ली है, समूह वगैरह आपने उनका निर्धारण कर लिया है। तो देखिए कक्षा 1 के तो वही रहेंगे, लेकिन कक्षा 2 में देखिए यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर देखिए 5 बच्चे समूह 2 में थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर समूह 1 में 5 बच्चे आ चुके हैं और समूह 2 में 4 ही रह गए हैं। यानी कि बच्चे की स्थिति अच्छी हो चुकी है, यानी कि प्रगति हो रही है। तो मैंने यहाँ पर उसको जो है चेंज कर दिया है। यानी कि समूह में परिवर्तन आप कर सकते हैं, बच्चे की स्थिति के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कक्षा 3, 4, 5 में भी जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनके रोल नंबर आवंटित कर देंगे। इसी प्रकार ऐसे 2 के आधार पर, जब ऐसे 2 होगा उसके आधार पर टर्म 3 के प्रारंभ में क्या स्थिति रहेगी, इसके बाद ऐसे 3 के आधार पर सत्रांत की स्थिति क्या रहेगी, यानी कि सत्र के अंत में बच्चे की क्या स्थिति रही, उनके रोल नंबर आपको यहाँ पर आवंटित करने हैं। कक्षा 1 के तो उसी समूह में रहेंगे, लेकिन कक्षा 2 में आप उनके समूह 1, समूह 2 में उनका निर्धारण करेंगे, और आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि समूह 2 के सभी बच्चे समूह 1 में आ जाए, जैसा कि मैंने आपको आगे ही बताया था। तो इस प्रकार ये प्रारूप 1 होगा जिसको आपको फिल करना है। अब देखिए प्रारूप 2 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रारूप 2 की बात करें तो क्रम वार सतत रचनात्मक आकलन का विवरण प्रारूप 2 में दर्ज किया जाना है। इसमें आप देखेंगे तो इस प्रारूप में विद्यार्थियों के अनुक्रमांक 1 से 25 तक अंकित हैं, यानी कि आपको उसमें 1 से 25 तक के जो है अनुक्रमांक मिलेंगे। कक्षा में 25 से अधिक नामांकन होने की स्थिति में अतिरिक्त पृष्ठ उपयोग में लिया जाना है, यानी कि 25 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप एक अतिरिक्त पृष्ठ ले लें। इस प्रारूप में शिक्षक कक्षा में कार्य करते हुए विद्यार्थियों के अनुक्रमांक के कॉलम में आकलन ग्रेड ABC दर्ज करेंगे, यानी कि उनके जो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर हैं उनमें आपको आकलन ग्रेड A या B या C दर्ज करना है। अब देखिए कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने टर्म वार जो रचनात्मक आकलन है, जिसमें देखिए पहला टर्म देखिए प्रारूप 2 मैंने खोल लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऊपर ही देखिए भाषा के बुनियादी घटकों के सापेक्ष आकलन सूचक यहाँ पर मिलेंगे, और अनुक्रमांक की बात करें तो 1 से 25 तक के अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा में 25 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप अतिरिक्त पृष्ठ जो है जोड़ सकते हैं, अलग से आप उसकी कॉपी वगैरह करवा के उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सापेक्ष आकलन सूचक है, जैसे कि मौखिक भाषा विकास है, देखिए यहाँ पर ये पूरे जो है मौखिक भाषा का विवरण दिया हुआ है। ये इसी प्रकार देखिए शब्द पहचान डिकोडिंग है। इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए धारा प्रवाह पठन और समझ है, रचनात्मक कार्य यूं लेखन है। इस प्रकार ये टर्म 1 में 4 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें ही आपको जो है ग्रेडिंग देनी है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके जो पहली कक्षा में जैसे कि 10 बच्चे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप इनको अंडरलाइन कर देंगे, यानी कि ये 10 बच्चे ही आपके कक्षा में हैं तो 10 तक ही आपको यहाँ पर करना है। 11 से 25 आपको खाली छोड़ देना है। मान लीजिए आपके 15 है तो 15 तक करेंगे, 20 है तो 20 तक करेंगे, 25 है तो 25 तक करेंगे, और मान लीजिए आपके 25 से ज़्यादा है तो अतिरिक्त पृष्ठ में आप कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसे करके, तो मैं आपको तो देखिए यहाँ पर
जैसे कि मान लीजिए मौखिक भाषा विकास में स्थानीय गीत, बाल गीत, कविताओं को शिक्षक के साथ अपनी भाषा में दोहरा पाते हैं। यानी कि अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बिंदु हैं इसमें बच्चे की स्थिति क्या है, जैसा कि इसने बताया है। तो देखिए यहाँ पर रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 10 तक, जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, तो इस बिंदु में बच्चे की क्या स्थिति है, यानी कि वो ए ग्रेड के लायक है, बी ग्रेड के लायक है या सी ग्रेड के लायक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर दर्ज करनी है। अब आप सोचेंगे कि ए ग्रेड किसको दे, बी ग्रेड किसको दे या सी ग्रेड किसको दे, देखेंगे एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो आकलन ग्रेड लिखने का आधार क्या होगा, यानी कि ए ग्रेड किसको दे, तो देखिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते हैं या अपेक्षित स्तर की समझ दक्षता होना, यानी कि बच्चा ऐसा है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है या उसका जो स्तर है उसके अनुसार उसकी समझ है, उसकी दक्षता उसमें है। बी की बात करें तो शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाते हैं, यानी कि शिक्षक की सहायता से वो कार्य कर रहा है या मध्यम स्तर की समझ दक्षता रखता है तो उसको बी ग्रेड देंगे। और सी ग्रेड की बात करें तो शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाते हैं या प्रारंभिक स्तर की समझ दक्षता उसमें है तो उसको सी ग्रेड देंगे। तो ये 3 ग्रेडिंग आपको देनी है और यही सब ग्रेडिंग आपको सभी में रखना है। रचनात्मक आकलन में भी यही रहेगी और योगात्मक आकलन में भी इसी प्रकार आपको देना होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको ग्रेडिंग देनी है। तो देखिए आप हम वापस वहीं चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ग्रेड देनी है, अब आपको पता लग गया है कि ग्रेड ए बी सी का क्या मतलब है। अब मान लीजिए इसमें स्थिति में जैसे कि देखेंगे कक्षा ए जो रोल नंबर 1 है इस बच्चे की स्थिति बिल्कुल बढ़िया है तो ए ग्रेड देंगे। 2 नंबर मान लीजिए मध्यम है तो उसमें बी ग्रेड देंगे। 3 नंबर मान लीजिए उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, शिक्षक की सहायता से वो नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर उसको सी ग्रेड देंगे। तो इस प्रकार अलग अलग रोल नंबर पर अलग अलग ग्रेडिंग आपको देनी है। यहाँ पर काफ़ी सारे साथी गलती ये करते हैं कि टर्म 1 है, ऐसे 1 है तो सभी बच्चे कमजोरी हैं उनको सी ग्रेड दे देते हैं या उनको बी ग्रेड दे देते हैं। तो इस प्रकार वो करते हैं तो यहाँ पर सभी बच्चों को सी करके दे देंगे। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको बिंदु को पढ़ना है, बिंदु में बच्चे की स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग देनी है। ये ऐसे नहीं करना है कि सभी में आप सी यहाँ पर भर देंगे। टर्म 2 होगा तो उसमें सभी को बी दे देंगे या टर्म 3 होगा तो उसमें सबको ए में हम कर देंगे। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखें। इसी प्रकार सारे बिंदुओं को पढ़ते हुए आप उनको जो भी ग्रेडिंग देंगे, जो एग्जाम लेंगे टर्म 1 उसके में उसने जो भी स्थिति प्राप्त की है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रेडिंग देंगे। तो चारों बिंदु हो जाएंगे। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए टर्म 2 में आप चलेंगे, जैसे कि देखिए अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आप टर्म 2 में आते हैं और देखिए टर्म 2 में भी आपको इस प्रकार ग्रेडिंग देनी है ABC। अब देखिए यहाँ पर वही आपके कक्षा 1 में 10 बच्चे हैं, यहाँ पर देखिए वही बिंदु आपको नजर आएंगे। बिंदु वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज हो सकता है क्योंकि टर्म 1 में अलग बिंदु हो सकते हैं, टर्म 2 और 3 में अलग बिंदु हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार के बिंदु होंगे, इनमें आप ग्रेडिंग देंगे। जैसे कि एक कोई सा भी देखिए, जैसे कि ये है अपने स्तरानुसार कहानियों को सुनकर समझते हैं और अपनी भाषा में कहानी को सुनाने की कोशिश कर पाते हैं, यानी कि ये बिंदु हैं। इसमें आप देखेंगे तो उसकी स्थिति क्या है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देंगे, उसकी ग्रेडिंग यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे 10 बच्चों के आप लिख देंगे। ऐसे सारे वही बिंदु हैं, मौखिक भाषा विकास है, शब्द पहचान है, देखिए धारा प्रवाह पठन समझ है, रचनात्मक कार्य और लेखन है। जो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी जो प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और उसके आधार पर ही चेकलिस्ट को यहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार ये आपको जो टर्म 1 है, टर्म 2 है और टर्म 3 है, ये देखिए ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3। अब देखिए ऐसे 3 में भी आपको इसी प्रकार जो है ग्रेडिंग देनी है। देखिए टर्म 1 रचनात्मक आकलन वही 10 तक रोल नंबर रहेंगे क्योंकि कक्षा 1 में आपके 10 ही बच्चे हैं और देखिए उनकी जो यहाँ पर टॉपिक है उनके आधार पर आपको जो है ग्रेडिंग देनी है। जैसे यहाँ पर टर्म बढ़ते जाएंगे यहाँ पर जो बिंदु हैं वो चेंज होते जाएंगे। आपने देखा होगा कि टर्म 1 में 2 में 3 में अलग अलग बिंदु थे, अब टर्म 3 में अलग बिंदु हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला ही बिंदु कहानी पर की जारी खुली चर्चा में अपने अनुभव के आधार पर तर्क तुलना विश्लेषण चिंतन करते हुए अपने आपको अभिव्यक्त करना। तो देखिए यहाँ पर अलग बिंदु है, इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग देनी है। तो इस प्रकार ये प्रारूप 2 है जिसमें आपको इस प्रकार जो है ग्रेडिंग दे देनी है। प्रारूप 2 में आपको टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3 मिलेंगे, इनको आपको भरना है। ये जब आपका ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 खत्म होता है उसके बाद आपको भरना होता है। तो ये इस प्रकार आप भर लेंगे। कक्षा 1 में भर लिया, इसी प्रकार 2 3 4 5 में भी आपको भरना है। देखिए वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब इसके बाद देखिए प्रारूप 3 की बात करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर प्रारूप 3 की बात करें तो देखिए टर्म वार योगात्मक आकलन का विवरण, यानी कि जो प्रारूप 3 होगा उसमें आपने जो भी टर्म वार एग्जाम लिया है उनका योगात्मक आकलन आपको जो है विवरण भरना होगा। इस प्रारूप में भी विद्यार्थियों के अनुक्रमांक 1 से 25 तक अंकित है। कक्षा में 25 से अधिक नामांकनों नंबर अतिरिक्त पृष्ठ उपयोग में लिया जाना है। और इस प्रारूप में शिक्षक पोर्टफोलियो, ध्यान दे, शिक्षक पोर्टफोलियो, रचनात्मक आकलन, चेकलिस्ट, कक्षा कार्य, गृह कार्य, मौखिक क्रियाएं, परिचर्चा, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, शिक्षक अनुभव और समय अवधि देखिए पर किए जाने वाले समय अवधि पर किए जाने वाले पेपर पेंसिल टेस्ट के आधार पर ग्रेड दर्ज करेंगे। योगात्मक आकलन से समेकित ग्रेड वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में दर्ज करनी होगी, यानी कि जो योगात्मक आकलन में आप ग्रेडिंग देंगे उसके आधार पर ही वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका है उसमें भी आपको दर्ज करनी है। उसकी भी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा कि वार्षिक अभिलेख पंजिका आपको कैसे बननी है। इसके बाद देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित में जिन अधिगम क्षेत्रों के सम्मुख कक्षा स्तर अंकित है, ध्यान दे, इनके आगे कक्षा स्तर अंकित होगा, उनके सामने संबंधित टर्म के दौरान विद्यार्थी ने जिस कक्षा स्तर की उपलब्धि प्राप्त की है वह कक्षा अंकित की जाएगी। और देखिए योगात्मक आकलन में बुनियादी दक्षताओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें समूह 2 कक्षा स्तर के नीचे के विद्यार्थियों हेतु आकलन दर्ज करना है। इन दक्षताओं को तारांकित किया गया है, यानी कि ऐसी दक्षताएं होगी जिनको तारांकित किया गया है, उनमें आपको समूह 2 यानी कि कक्षा स्तर के नीचे विद्यार्थियों के आकलन को दर्ज करना है। और कक्षा 1 से 4 तक 3 योगात्मक आकलन संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। और कक्षा 5 में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन आयोजित होने पर तृतीय योगात्मक आकलन संपादित नहीं किया जाएगा, बोर्ड परीक्षा होगी, जैसा कि मैंने आपको आगे ही बता दिया है। अब देखिए आपको प्रारूप 3 कैसे बनना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए साथियों मैंने यहाँ पर प्रारूप 3 खोल लिया है। इसमें आप देखेंगे तो टर्म वार योगात्मक मूल्यांकन कक्षा जो है होगी उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। अब यहाँ पर देखेंगे योगात्मक आकलन की ग्रेड का निर्धारण देके वही चीज़ें जो मैंने आपको आगे बताई है उसके आधार पर ध्यान में रखकर किया जाना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको अनुक्रमांक मिलेंगे, देखिए 1 से 25 तक ही मिलेंगे, अतिरिक्त के लिए आप अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो कक्षा स्तर पहले तो आपको लिखना है कि टर्म 1 में उसका कक्षा स्तर क्या था, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 3 है, 2 है, 1 है, जो भी कक्षा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। और देखिए इसी प्रकार कक्षा जो टर्म 2 है यानी कि ऐसे 2 है, ऐसे 3 है, उनमें उनकी क्या जो है कक्षा स्तर की स्थिति वो लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 2 की मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि रोल नंबर 1, 2, 3 तो कक्षा स्तर 2 के हैं, लेकिन मान लीजिए 4 और 5 रोल नंबर वाले विद्यार्थी कक्षा 1 के स्तर के हैं, तो उनके सामने मैं कक्षा 1 लिखूंगा। तो यहाँ पर जो कक्षा 2 के हैं उनके 2 लिखूंगा, कि जो कक्षा 1 के स्तर के उनके सामने कक्षा 1 लिखूंगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर उनका कक्षा स्तर लिखना है। अब ऐसे ही आप कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वही बिंदु आपको मिलेंगे जो आपको आगे मिले थे, मौखिक भाषा विकास हैं। देखिए मैं एक बार बिंदु आपको बता देता हूँ, शब्द पहचान डिकोडिंग है, धारा प्रवाह पठन समझ है, और वही देखिए लेखन, रचनात्मक कार्य और लेखन है। तो इस प्रकार ये आपको मिलेंगे, ये 4 ही बिंदु मिलेंगे सभी में। देखिए अब देखिए आपको इनमें जो हैं यहाँ पर उनकी ग्रेडिंग देनी है। देखिए अब यहाँ पर मौखिक भाषा विकास है, इसमें आप देखेंगे जो बिंदु हैं इसमें ऐसे 1 में उसकी क्या जो है स्थिति रही, यानी कि उसको क्या ग्रेड मिली वो यहाँ पर भरेंगे। ऐसे 2 में क्या ग्रेड मिली वो यहाँ पर भरेंगे। ऐसे 3 में क्या ग्रेड मिली वो यहाँ पर भरेंगे। ये तीनों की ग्रेडिंग आपको यहाँ पर भरनी है। देखिए ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 की जब आप यहाँ पर भर लेंगे, ये यहाँ पर आपको जो अभी योगात्मक मूल्यांकन आपने किया है टर्म वार उनकी ग्रेडिंग भरी है, इसी के आधार पर आपको वार्षिक अभिलेख पंजिका में जो है ग्रेडिंग देनी है। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे, सभी बिंदुओं के आधार पर आप यहाँ पर ग्रेडिंग दे देंगे। देखिए इस प्रकार होगा सारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसमें आप देखेंगे तारांकित दक्षताएं बुनियादी दक्षताएं हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए तारांकित यानी कि जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो ये दक्षताएं बुनियादी दक्षताएं हैं। ये कक्षा स्तर से नीचे वाले विद्यार्थियों हेतु भरी जानी, यानी कि जैसे बच्चे जो कक्षा स्तर से नीचे के हैं उनके लिए भरी जानी है। कक्षा स्तर से नीचे वाले विद्यार्थियों हेतु संबंधित अधिगम क्षेत्र के अन्य बिंदुओं को नहीं भरा जाना है, केवल तारांकित दक्षता ही उनकी आपको बननी है। यानी कि ऐसे बच्चे जो कक्षा स्तर से नीचे के हैं उनके लिए आपको अन्य अधिगम जो बिंदु हैं उनको नहीं बनना है, सिर्फ उनको, उनके लिए आपको तारांकित दक्षता ही बनी है। यानी कि ऐसे रोल नंबर जब आपने लिए जिनके कक्षा स्तर मान लीजिए जैसे 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कुछ बच्चे हैं कि कक्षा 1 का स्तर रखते हैं, तो उनके लिए आपको ये जो दक्षताएं यहाँ पर दे रखी अन्य वो नहीं बननी, उनके लिए सिर्फ आपको तारांकित दक्षताएं ही यहाँ पर बननी है। देखिए प्रतीक, इनके लिए जैसे मान लीजिए प्रतीक चिन्हों और उनके संयोजन से बनने वाले शब्द और वाक्य लिख पाते हैं, बुनियादी दक्षता कक्षा 1। देखिए क्योंकि कक्षा 2 के थे तो यहाँ पर कक्षा 1 ही उनके लिए
दिया हुआ है, यानी कि वो उनके लिए यही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो उनके यहाँ पर कक्षा 1 के अकॉर्डिंग जो ग्रेड उन्होंने प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और निर्देश में देखिए तो शिक्षक पेपर पेंसिल टेस्ट के समय प्रश्न पत्र निर्माण की मूल अवधारणाओं का ध्यान रखिए। योगात्मक मूल्यांकन में उसी क्रम से संबंधित रचनात्मक आकलन में दिए गए अधिगम प्रतिफलों के सापेक्ष आकलन सूचकों को ध्यान में रखते हुए आकलन किया जाना है। यानी कि जब आप पेपर निर्माण कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए, मूल अवधारणाओं को ध्यान में रखिए कि जो बच्चे का जो पेपर लेवल है वो क्या रहेगा, किस प्रकार आपको वो पेपर कर सकता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको पेपर तैयार करना है। तो इस प्रकार ये प्रारूप 1 था, 2 और 3 आपको किस प्रकार भरने पूरी जानकारी मिल गई है। अब एक बार मैं आपको कक्षा 3, 4, 5 के लिए भी बता देता हूँ। देखिए इसी प्रकार वही सभी कक्षा 3 में भी वही भरेगा। देखिए टर्म 1 है, टर्म 2 है, देखिए इस प्रकार जो देखिए टर्म 2 है, इसी प्रकार टर्म 3 होगा। देखिए इनमें भी आप देखेंगे तो इनमें जो आपके अधिगम बिंदु हैं वो थोड़े अलग होंगे। देखिए सुनकर समझना, समझकर बोलना, पढ़ना और पढ़कर समझना। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर रचनात्मक कार्य और लेखन है, व्यवहारिक व्याकरण है, देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्रमवार योगात्मक आकलन, जैसे कि मान लीजिए अब कक्षा 3 आ चुका है तो देखिए वही बिंदु जो आपके आगे थे वही बिंदु यहाँ पर जो है योगात्मक आकलन में भी आपको नजर आएंगे। अब देखिए इसमें तारांकित कक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर तारांकित कक्षा, देखिए जैसे कि 2 में हमने देखा तो कक्षा 1 ही उनके लिए आ रही थी, लेकिन अब कक्षा 3 वाले बच्चों के लिए कक्षा 1 और 2 दोनों आ चुकी है, क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे हैं उनका स्तर कक्षा 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1, 2 आपको मिल गई है, तो इनकी भी आप यहाँ पर इस प्रकार जो है ग्रेडिंग देंगे। देखिए यहाँ पर वही बिंदु आपको बता रखा है इस प्रकार। अब देखिए मान लीजिए कक्षा 4 या 5 की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मैं कक्षा 4 की आपको बता देता हूँ। सारी जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत जब चेकलिस्ट भरें तो उसमें आपको नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 4 हैं, देखिए इनके जो सब बिंदु हैं वो आप अच्छे से रीड कर ले, सुनकर समझना और समझकर बोलना है, वही देखिए सभी आपको नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर इनके जो तारांकित बिंदु हैं, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 4 के बच्चों के लिए तो देखिए कक्षा 2 और कक्षा 3 का स्तर उनका हो सकता है, आप उनको कक्षा 1 में नहीं ले जा सकते। तो देखिए इस प्रकार इनको तारांकित कक्षा भी बता रखी है। इसी प्रकार कक्षा 5 वालों की बात करें, देखिए एक बार मैं कक्षा 5 का भी आपको लास्ट बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कक्षा 5 में खोला तो देखिए यहाँ पर इनके लिए कक्षा 3 और 4 बता रखी है, यानी कि कक्षा 5 के बच्चों को आप 3, 4 तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन कक्षा 1, 2 में आप नहीं ले जा सकते। तो ये भी आपको देख लेना है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर इस प्रकार दे रखी है। यहाँ पर देखेंगे तो तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर इनके लिए देखिए बोर्ड एग्जाम होगा। तो ये इस प्रकार ये चेकलिस्ट थी, ये आपको इस प्रकार भरनी है, जिसमें प्रारूप 1 कैसे बनना है, प्रारूप 2 और 3 किस प्रकार बनना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ये भी काफ़ी सारे साथी गलती करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टर्म 1 में बच्चे की स्थिति थी ए ग्रेड की थी, यानी कि उसने SE1 में ए ग्रेड प्राप्त की, लेकिन मान लीजिए टर्म 2 में वो गया और उसको आपने बी ग्रेड दे दी या सी ग्रेड दे दी, या टर्म 3 में वो गया और उसमें भी आपने उसको बी ग्रेड दे दी या सी ग्रेड दे दी, यानी कि बच्चा पहले तो बढ़िया था लेकिन बाद में कमज़ोर हो चुका है। ऐसा आपको नहीं करना, ये काफ़ी सारे साथी गलती कर देते हैं। आप कर तो सकते हैं, हो सकता है बच्चे की स्थिति और ख़राब हो गई हो तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। और इसी प्रकार आप जो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको हिंदी की बताया, इसी प्रकार आप गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की फिल कर लेंगे। पर्यावरण में थोड़ा सा चेंजेज है, अगर आप डिमांड करेंगे कि सर जो अंग्रेजी की, गणित की और पर्यावरण की भी हमें जो है इसी प्रकार चेकलिस्ट बनना सिखाइए, तो मैं उनका भी अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन लगभग सभी में सेम यही जानकारी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और कक्षा 1 से 5 की इस प्रकार आपको जो है चेकलिस्ट फिल करनी है। वार्षिक अभिलेख पंजिका का हो सकता है मैं आपको नया वीडियो बना के दूँ। और साथ ही आपको ऐसी ही जो जानकारी होती है मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूं। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी साथियों आपको चेकलिस्ट CCE SIQ के तहत किस प्रकार फिल करनी है, उसको लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।